हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा का जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करते हैं। इसमें हम लोगों ने बालाजी बाजीराव तक के अपने मटेरियल को देख लिया था। अब आगे उससे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग माधव राव से। तो माधव राव जो थे, इनका जो कार्यकाल है वो 1761 से 1772 का माना जाता है। 1761 टू 1772 ये पीरियड कई बार पूछ देता है, सीक्वेंस में आपको सजाने के लिए दे देता है। ये एक बहुत ही अच्छे पेशवा माने जाते हैं। इन्होंने मात्र 11 वर्ष तक शासन किया, लेकिन उस 11 वर्षों में इन्होंने मराठा जो साम्राज्य था उसके खोए हुए प्रतिष्ठा को वापस से लौटा दिया। इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को और मैसूर के शासक हैदर अली को हरा करके उनसे चौट वसूल लिया। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में जो मराठा साम्राज्य के जो क्षेत्र थे, जो टेरिटरीज थे, उनको कैप्चर कर लिया गया था, उसको उन्होंने वापस से अपने साम्राज्य में मिला लिया। रोहिल्लास को हरा करके, राजपूत को हरा करके, और जो जाट सरदार जो हुआ करते थे उन लोगों को हरा करके इन्होंने नॉर्थ इंडिया पे भी अपनी सुपरमेसी स्थापित कर ली। तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने साउथ इंडिया के भी जो निज़ाम और हैदर अली थे उनके ऊपर और नॉर्थ इंडिया के क्षेत्र में भी अपनी सुपरमेसी स्थापित की और मराठा साम्राज्य के नाम को फिर से ऊंचा कर दिया। इन्होंने एक और जो इम्पोर्टेंट काम इनके कार्यकाल के दौरान हुआ वो होता है शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल बादशाह थे। उन्होंने अंग्रेजों की अधीनता को छोड़कर माधव राव के समय में मराठा की अधीनता को स्वीकार कर लिया, और ये पहले मुगल बादशाह बनते हैं जो कि मराठा के अधीनता को स्वीकार करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा गया है कई एग्जाम में। हालांकि इनकी मृत्यु हो जाती है 1772 में, 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मराठा साम्राज्य के लिए ये पानीपत की हार के झटके से भी ज़्यादा बड़ा झटका था, क्योंकि एक ऐसे शासक थे जो कि मराठा साम्राज्य को वापस से उस ऊंचाई तक लेके जा रहे थे। और माधव राव के बारे में ये कहा जाता है कि ये आखिरी महान शासक थे, आखिरी महान पेशवा थे। इनके बाद मराठा साम्राज्य में कोई भी बड़ा पेशवा या कोई भी महान पेशवा नहीं आया, ये आखिरी थे। अब इनके बाद देखते हैं, इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है कि उत्तराधिकार का एक तरीके से युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके बाद नारायण राव जो कि माधव राव के छोटे भाई थे उनको पेशवा की गद्दी दी जाती है, वो पेशवा बनते हैं। लेकिन उनका जो कार्यकाल होता है सो काफ़ी छोटा होता है, 1772 से 1773। इसके पीछे कारण थे ये आदमी, रघुनाथ राव जो कि नारायण राव के चाचा थे। ये खुद पेशवा बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने नारायण राव की हत्या करवा दी गद्दी के लिए। हालांकि इसके बावजूद ये पेशवा नहीं बन पाए, क्योंकि उनको दरबारियों का वैसा सपोर्ट नहीं मिला। और नारायण राव के जो बेटे थे जो कि इन्फेंट थे, बहुत ही छोटे थे, उस वक्त मात्र 40 दिन के थे, उनको अगला पेशवा नामित किया जाता है। उनका नाम था माधव नारायण राव, जिनको कि सवई के नाम से भी जाना जाता है, सवई माधव राव या सवई माधव नारायण राव। इनका जो कार्यकाल था वो 1774 से 1795 का था। ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये नारायण राव के पुत्र थे और मात्र 40 दिन की उम्र में ये पेशवा बने थे। चूंकि ये बहुत छोटे थे, इनके लिए कार्यभार संभाल पाना मुश्किल था, तो एक काउंसिल का गठन किया जाता है, एक परिषद का गठन किया जाता है जिसमें 12 सदस्य होते हैं। और चूंकि इस सदस्य काउंसिल में 12 सदस्य होते हैं, इसलिए इस काउंसिल का नाम रखा जाता है बड़ा भाई काउंसिल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बड़ा भाई काउंसिल के बारे में। बड़ा भाई काउंसिल में कितने मेंबर थे? तो 12 मेंबर थे। ये प्रशासन की देखरेख के लिए बनाया गया था। इस काउंसिल की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो एक बहुत ही अच्छे मराठा प्रशासक थे, नाना फडणवीस। ये बहुत ही कुशल प्रशासक थे और यही इस काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे थे। सारा जो प्रशासन का काम होता था वो इन्हीं की देखरेख में होता था। अब चूंकि रघुनाथ राव को पेशवा बनने का मौका नहीं मिला, तो वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए, और फ्रस्ट्रेट होकर के वो हेल्प लेने के लिए चले जाते हैं किसके पास? ब्रिटिश के पास हेल्प लेने के लिए चले जाते हैं। और वहाँ पर वो ट्रीटी ऑफ सूरत की संधि कर लेते हैं 1776 में, जो कि मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। क्योंकि उन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत जो किया तो उसने अंग्रेजों को एक तरीके से ओपन चांस दे दिया, डायरेक्ट चांस दे दिया मराठा के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का। और जब अंग्रेजों को ये मौका मिल गया यहाँ हस्तक्षेप करने का, तो यही कहीं ना कहीं कारण बनता है एंग्लो मराठा, यानी कि आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, 3 युद्ध। उस युद्ध के पीछे का जो परिप्रेक्ष्य है वो यहीं से तैयार होता है, ट्रीटी ऑफ सूरत से। इसलिए ट्रीटी ऑफ सूरत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और घातक सिद्ध हुआ ये मराठा के लिए। अब आगे देखते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या क्या स्पेशल थी, क्या क्या इसके अंदर की पॉइंट थी, वो देखते हैं हम लोग। तो सालसेट
और बेसिन, ये जो क्षेत्र था ये पोर्ट वाला क्षेत्र था, बंदरगाह का क्षेत्र था। और चूंकि वेस्ट इंडिया ट्रेड की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाता था, काफ़ी फायदेमंद माना जाता था, इसलिए अंग्रेजों को ये मिलना उनके लिए बड़ी जीत मानी जा रही थी। तो सालसीट और बेसिन का बंदरगाह दे दिया गया अंग्रेजों को ट्रीटी ऑफ सूरत के तहत। साथ ही साथ भरूच डिस्ट्रिक्ट, जो कि वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, वो भी अंग्रेजों को दे दिया गया, वहाँ से जो आने वाला रेवेन्यू था वो। इसके अलावा मराठा, रघुनाथ राव अगर शासक बनते हैं, पेशवा बनते हैं, तो उन्होंने यह वादा किया कि मराठा जो है वो बंगाल और कर्नाटक के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। तो ये अंग्रेज के लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति बन गई थी, क्योंकि बंगाल और कर्नाटक का जो क्षेत्र था जहाँ वो मजबूत हो रहे थे धीरे धीरे, उसको उन्होंने आक्रमण से बचा लिया। और मराठा का जो क्षेत्र था, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, वहाँ पर उनके पसंदीदा पेशवा होते तो वो भी उनके अपने ही क्षेत्र के जैसा होता। तो इस तरीके से अंग्रेजों के लिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन ये बन गई थी। इसके एवज में रघुनाथ राव को क्या हेल्प मिलता, तो रघुनाथ राव को 2500 सैनिक, जो कि अंग्रेज के सोल्जर्स थे, अंग्रेज के सिपाही थे, वो इनको पेशवा बनाने के लिए मदद करते और इस सोल्जर्स का जो खर्च होता वो रघुनाथ राव ही उठाते। तो ये ट्रीटी ऑफ सूरत का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये 1776 में हुआ था। इसके बाद क्या होता है कि चूंकि इस चीज़ को देख रहे थे वारेन हेस्टिंग, जो कि अंग्रेजों के कलकत्ता काउंसिल के गवर्नर थे। और हम जानते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में जो सबसे सुपीरियर था वो बंगाल प्रेसिडेंसी था, यानी कि कलकत्ता काउंसिल था। और चूंकि वहाँ के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने इस मामले में इंटरफेयर करना उचित समझा और उन्होंने इस ट्रीटी को काफ़ी आलोचना की, ट्रीटी ऑफ सूरत की, और अपना एक प्रतिनिधि कर्नल उपटन के रूप में भेजा और उसे कहा कि इस ट्रीटी को रिप्लेस करके ट्रीटी ऑफ पुरंदर किया जाए। वहाँ पे पुरंदर नामक स्थान पे एक संधि करवाई गई, जिसको कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर था, इसका जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है, 1 मार्च 1776। 1 मार्च 1776 को ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ था। इसके तहत क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ सूरत, यानी कि जो सूरत की संधि थी, उसको हटा दिया गया था, उसको खत्म कर दिया गया था और रघुनाथ राव को एक पेंशन देने का वादा किया गया था। और साथ ही साथ ये कहा गया कि अंग्रेज जो है वो मराठा के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, रघुनाथ राव को पेंशन देकर के साइड कर दिया गया, ट्रीटी ऑफ सूरत को समाप्त कर दिया गया और मराठा के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया गया। ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो कि 1776 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये था सिचुएशन। लेकिन अब क्या होता है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी होती है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो इस बात से ऑफेंडेड फील करते हैं कि उनकी बात को नहीं माना गया, और वो क्या करते हैं, शिकायत कर देते हैं लंदन में अपने अधिकारियों को वारेन हेस्टिंग के बारे में कि वो बंगाल के मामलों को छोड़ करके बॉम्बे के मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं। और लंदन के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी का साथ देते हैं और वारेन हेस्टिंग की आलोचना करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं वारेन हेस्टिंग को। इस चीज़ से क्या होता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो ऑफिसर्स रहते हैं वो कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और कॉन्फिडेंस में आकर के वो बिना सोचे समझे मराठा के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, जिसका उनको काफ़ी भारी नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है, तो 9 जनवरी 1779 यानी कि 9 जनवरी 1779 को बैटल ऑफ तालेगांव, तालेगांव एक महाराष्ट्र में पहाड़ी रीजन है, वहाँ पे एक युद्ध हुआ 9 जनवरी 1779 को, और उसमें जो ब्रिटिश थे वो बुरी तरीके से पराजित हो गए। ब्रिटिश बुरी तरीके से पराजित हो गए और इस पराजय में जो मराठा साम्राज्य के जो सेनापति थे, उनका नाम था महादजी सिंधिया। इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। ये महादजी सिंधिया एक बहुत ही अच्छे शासक थे और अच्छे लीडर थे, नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से अपने सेना का नेतृत्व किया और मराठा को जीत दिलवा दिया। अब चूंकि मराठा जीत गए तो एक संधि हुई वाडेगांव की संधि, ट्रीटी ऑफ वाडेगांव। इसके बारे में पूछा गया है, इसका डेट 1779 को। अंग्रेज चूंकि हार गए थे तो उनको इस ट्रीटी को साइन करने के लिए मजबूर किया गया और ये ट्रीटी अंग्रेजों के लिए काफ़ी नुकसानदायक थी। इसके तहत क्या था कि 1775 यानी कि 1775 से लेकर के 1779 तक जितने भी क्षेत्र वेस्टर्न प्रोविंसेस में अंग्रेजों ने जीते थे वो सारे क्षेत्र मराठा साम्राज्य को वापस लौटा देने थे। और ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि वो अपना एक्सटेंशन चाहते थे, अपने आप को बढ़ाना चाहते थे, और चूंकि अपना अगर साम्राज्य दे देते तो उनके लिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन इस चीज़ को देख रहे थे वारेन हेस्टिंग,
और चूंकि वो तीनों प्रांतों में सबसे चीफ जो प्रोविंस था, सबसे चीफ प्रांत था, उसके गवर्नर थे, उन्होंने यहाँ हस्तक्षेप किया और इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया। साथ ही साथ मराठा के ऊपर अटैक कर दिया उन्होंने। अहमदाबाद को कब्जा कर लिया 1779 में, बेसिन को कब्जा कर लिया 1780 में, और ग्वालियर को कब्जा कर लिया 1780 में। ये जो तीनों क्षेत्र थे ये मराठा साम्राज्य का कहीं ना कहीं बेस थे, नींव थे। और इतने बड़े बड़े क्षेत्र के चले जाने के बाद मराठा थोड़े कमजोर पड़ गए और उनके जो सेनापति थे महादजी सिंधिया, वो भी फाइनली 1781 में हार जाते हैं। और चूंकि जब सेनापति हार गए तो मराठों को संधि करनी पड़ती है, और ये जो संधि होती है इसको सालाबाई की संधि यानी कि ट्रीटी ऑफ सालाबाई के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका जो डेट है वो 1782 1782। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाए। अभी तक हम लोग 3 ट्रीटी देखे। पहला ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत की संधि हुई थी 1775 में। दूसरी हो गई पुरंदर की संधि, तीसरी हो गई वड़ेगांव की संधि, और चौथी हुई सालाबाई की संधि। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सालाबाई की संधि है। अब देखते हैं सालाबाई की संधि के तहत क्या क्या हुआ था। इसका एग्जैक्ट डेट 17 मई 1782 है, लेकिन 1782 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या हुआ था कि जो वर्तमान पेशवा थे माधव नारायण राव, उनको पेशवा बने रहने दिया गया, उनको पेशवा स्वीकार किया गया, लेकिन एक कंडीशन लगाया गया कि वो किसी भी दूसरे यूरोपियन जो थे, जो पुर्तगीज हो गए, डच हो गए, फ्रेंच हो गए, इनकी सहायता नहीं करेंगे और न ही इनको अपने किसी मामले में इंटरफेयर करने देंगे। इस कंडीशन पे उनकी पेशवासी बरकरार रखी गई। साथ ही साथ सेल्सिट का जो बंदरगाह था और थाने का जो फोर्ट था उसको ब्रिटिश ने अपने अंदर में ले लिया। साथ ही साथ मराठा का जो कुछ क्षेत्र था ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, यानी कि 1776 में जो पुरंदर की संधि हुई थी, उसके बाद जो भी क्षेत्र मराठा के कैप्चर किए गए थे ब्रिटिश के द्वारा, वो सभी क्षेत्र उनको लौटा दिए गए। आफ्टर ट्रीटी ऑफ पुरंदर उनको वापस दे दिया गया। साथ ही साथ ये वादा किया गया, फाइनल डिसीजन लिया गया रघुनाथ राव के बारे में। रघुनाथ राव के बारे में ये डिसीजन लिया गया कि ब्रिटिश अब उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी और उनका एक पेंशन फिक्स कर दिया गया 3.5 लाख 3.5 लाख एनुअल पेंशन उनको रघुनाथ राव को दिया जाता, और वो इस मामले से दूर रहते, वो निर्वासित रहते, वो मराठा साम्राज्य में दखल अंदाजी नहीं करते। साथ ही साथ जो सेनापति थे महादजी सिंधिया, उनके साथ क्या किया गया, तो यमुना के पश्चिम का जो भी क्षेत्र था, यमुना के वेस्ट का जो भी रीजन था सिंधिया का, वो उनको वापस लौटा दिया गया। तो मराठा को में क्या हुआ, तो पेशवा को पेशवाशिप स्वीकार किया गया, सेल्सिट और थाने का दुर्ग ब्रिटिश ले लिए, और जो पुरंदर की संधि के बाद का जो क्षेत्र था वो मराठों को वापस दे दिए। रघुनाथ राव को निर्वासित कर दिए पेंशन दे करके, और सिंधिया को भी यमुना के पश्चिम का क्षेत्र दे दिए। ये ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 के तहत ये हुआ। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय। इनका जो कार्यकाल था वो 1795 से 1818 था। अब क्या होता है कि जो पेशवा रहते हैं नारायण राव, वो सुइसाइड कमिट कर लेते हैं 1795 में। अब 1795 में उन्होंने सुइसाइड क्यों कमिट किया, तो इसका कारण था कि जो बड़ा भाई परिषद की जो स्थापना की गई थी उनका वर्चस्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और पेशवा का किसी भी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता था। तो पेशवा इस चीज़ से खुद को ऑफेंडेड फील करने लगे और इस प्रेशर में आकर के वो सुइसाइड कर लेते हैं। और उनके सुइसाइड करने के बाद मराठा साम्राज्य के सबसे इनकम्पिटेंट और वीकेस्ट पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, वो पेशवा बन जाते हैं। बाजीराव द्वितीय जो थे वो रघुनाथ राव के पुत्र थे, वही रघुनाथ राव जिनको की पेंशन देकर के निर्वासित कर दिया गया था। पेशवा अब क्या करते हैं, 1 अप्रैल 1801 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अप्रैल 1801 को अपने ही मराठा कॉन्फेडरेसी के एक लीडर रहते हैं यशवंत राव होलकर, उनके छोटे भाई की हत्या कर देते हैं। 1 अप्रैल 1801 को पेशवा बाजीराव द्वितीय यशवंत राव होलकर के छोटे भाई की हत्या कर देते हैं, और जब यशवंत राव होलकर इसका बदला लेने के लिए पुणे पर आक्रमण करते हैं और कब्जा कर लेते हैं, तो ये भागकर ब्रिटिश की शरण में पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, तो बेशिन नामक स्थान पर अंग्रेजों के पास पहुंच जाते हैं मदद मांगने के लिए। और ये इनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, और मराठा साम्राज्य के लिए सबसे घातक समझौता अगर कोई होता है, सबसे जो खराब संधि होती है, वो बेशिन की संधि होती है, जो कि 1802 में हुई थी। ये वहाँ पर अंग्रेजों के साथ बेशिन की संधि कर लेते हैं।
अब देखते हैं बेसिन की संधि में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बेसिन की संधि के तहत क्या होता है, ये पहले तो इसका डेट 31 दिसंबर 1802 है, लेकिन 1802 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉर्ड वेलेस्ली और बाजीराव द्वितीय के बीच में साइन हुआ था। इसमें पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और पुणे में ब्रिटिश आर्मी को जगह दे दिया। पुणे में परमानेंट एक ब्रिटिश आर्मी को स्थान मिल गया। ये मराठा साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके अपने साम्राज्य के अंदर उनके दुश्मन की सेना हर वक्त खड़ी रहती थी, जो किसी भी युद्ध सिचुएशन में उनके लिए एक एज था। अब पेशवा क्या होता है कि अपना फॉरेन पॉलिसी जो था वो सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिश के पास, कि पेशवा की जो भी विदेश नीति होगी वो ब्रिटिश तय करेंगे, उसमें पेशवा का कोई अधिकार नहीं होगा, सिर्फ वो सिग्नेचर करेंगे। साथ ही साथ सूरत, जो कि सामरिक दृष्टि से और व्यापारिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र था, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल ब्रिटिश को दे देते हैं। और साउथ के क्षेत्र में जो चौथ ले रहे थे निज़ाम से, उनसे निज़ाम से चौथ लेना बंद कर दिया। तो साउथ में भी अंग्रेजों की सुपरमेसी हो गई और इनका वर्चस्व खत्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये काफ़ी एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी। किसके लिए? तो मराठों के लिए। और उन्होंने इसके बाद अपना संघर्ष जारी रखा। और चूंकि वो संघर्ष जारी रखे तो कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि तैयार करते गया। किसके लिए? सेकेंड एंग्लो मराठा वार के लिए, जिसका कि जो पीरियड होता है वो 1803 से 1805 का माना जाता है। सेकेंड एंग्लो मराठा वार का पीरियड 1803 टू 1805। इसके तहत क्या होता है, इस संधि के बाद मराठे काफ़ी अपमानित महसूस करते हैं और भोसले, सिंधिया और होलकर, जो कॉन्फेडरेट्स थे मराठा के, ये मिलके और मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए युद्ध करना चाहते हैं, अंग्रेजों से युद्ध करना चाहते हैं। लेकिन तब तक क्या हुआ था कि मराठा साम्राज्य में हर वो एलिमेंट समाप्त हो चुका था। कोई उनके बीच में उतनी ज़्यादा यूनिटी नहीं थी, ना तो उनकी सैन्य क्षमता जो थी वो उतनी मजबूत थी, ना वो इकोनॉमिकली उतने ज़्यादा मजबूत रह गए थे, क्योंकि उन्होंने चौथ वसूलना छोड़ दिया था। तो वो काफ़ी वीक हो गए थे और ईजिली हार जाते हैं वो ब्रिटिश आर्मी से। और हर एक को अंग्रेज अलग अलग हरा करके उनके साथ संधि कर देते हैं, जो और ज़्यादा अपमानित करने के लिए। भोसले के साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव करते हैं 1803 में। सिंधिया को हरा करके उनके साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि करते हैं 1803 में। और होलकर को हरा देने के बाद राजपुर घाट की संधि या ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट 1806 में सबसे लास्ट में इनके साथ करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि तीनों कॉन्फेडरेसी को हरा चुके थे और पेशवा को तो उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिए थे। और जो नागपुर के भोसले थे वो भी बहुत ज़्यादा उठ नहीं पाए, या फिर गायकवाड़, मेन यही तीनों उठे थे और इन तीनों को इन्होंने हरा दिया। और इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वार समाप्त होता है। उसके बाद काफ़ी दिनों तक कोई युद्ध नहीं होता है। दोनों जो, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी हो या मराठा स्पेशली खास के, बहुत दिन तक उठ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कंटिन्यूअस वार्स के कारण। लेकिन फिर भी थर्ड एंग्लो मराठा वार होता है, और वो होता है 1817 टू 1819। थर्ड एंग्लो मराठा वार को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पिंडारी वार के नाम से जानते हैं। अब पिंडारी क्या थे? तो पिंडारी एक जाति कह सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे जो कि मराठा आर्मी में होते थे। लेकिन चूंकि मराठा खुद कमज़ोर पड़ गए तो वो अपने सैनिकों को वैसा कोई वेतन भत्ता देना बंद कर दिए थे। तो चूंकि जब इनके सामने आर्थिक समस्या आई तो इन्होंने जो भी नेबरिंग टेरिटरीज थी उसके ऊपर अटैक करना शुरू किया और उनको लूटपाट करना शुरू किया खुद के लिए। और नेबरिंग टेरिटरीज में कंपनी की टेरिटरीज भी थी। तो उस वक्त जो कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मराठों पर आरोप लगाया कि वो पिंडारी को शेल्टर दे करके और उनके पीछे से खुद युद्ध कर रहे हैं। इस बात से मराठा को काफ़ी ठेस पहुंची और वो इस बात से नाराज़ हो गए। और नाराज़ होने के बाद उन्होंने क्या किया, वो एक आखिरी कोशिश उन्होंने की, यूनाइट हो गए और ब्रिटिश पे अटैक किया। लेकिन चूंकि इस वक्त तक वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और ब्रिटिश जो थी आर्मी वो और ज़्यादा इक्विप्ड हो चुकी थी, बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी हर मामले में, उन्होंने आसानी से मराठों को हरा दिया 1817 से 1819 के इस युद्ध में। और कैसे हराते हैं, तो 1817 में इन्होंने पेशवा को हराया और पूना की संधि कर ली उनके साथ। उसके बाद सिंधिया को हरा करके ग्वालियर की संधि की 1817 में ही।
मंदसौर में उन्होंने होलकर को हरा करके मंदसौर की संधि कर ली 1818 में। और उसके बाद क्या होता है 1818 तक, 1818 तक क्या होता है कि पेशवा सरेंडर कर देते हैं और उनको निर्वासित करके भेज दिया जाता है बिठूर नामक स्थान पर। बिठूर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है ये बिठूर। और उनको पेंशन भोगी बना दिया जाता है, इनको पेंशन दे करके और निर्वासित करके बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया जाता है। और पेशवाशिप जो थी, पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है। और इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहती है वो मराठा अंपायर के ऊपर कब्जा जमा लेती है। तो बंगाल के क्षेत्र में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, साउथ इंडिया में उन्होंने हैदर अली या टीपू सुल्तान को हरा करके उस क्षेत्र में अपना कब्जा स्थापित कर लिया। अब बचा था सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो कि वेस्टर्न पार्ट का क्षेत्र था, उस पर भी उनका कब्जा हो गया। तो ये आखिरी जो सबसे मजबूत शासक हुआ करते थे भारत में, मराठा, वो भी अंग्रेजों को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए और अंग्रेजों के आगे बढ़ने का योगदान इनका भी रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल एकेडमी क्वीन भी ज्वाइन कर सकते हैं।